हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं इस सीरीज में भारतीय संविधान के सभी भाग तथा उनके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते हैं और उनसे संबंधित विषयों के बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में भाग 5 तक चर्चा कर ली थी। तो आज स्टार्ट करते हैं भाग 6 राज्य। तो ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ये हम 30 मिनट की वीडियो रखेंगे। ठीक है, और देखते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा। तो स्टार्ट करते हैं भाग 6 राज्य। एक मिनट। ठीक है, ठीक है। भाग 6 राज्य। इसमें अध्याय 1 है साधारण, जिसके अंतर्गत परिभाषा दी गई है। राज्य इत्यादि जो भी परिभाषा है उसके अध्याय 1 के अंतर्गत इसमें परिभाषा दी गई है भाग 6 के। अध्याय 2 में कार्यपालिका का चर्चा है, जिसमें पहला है राज्यपाल। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल की पद की चर्चा किसमें है? 153 में। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की ओर। तो इसको सीधा सीधा याद रखिए, क्षमादान की शक्ति जैसे राष्ट्रपति को मिली हुई है ऐसे ही इनको भी मिली हुई है। ठीक है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन। ठीक है, यहाँ पर महाधिवक्ता की चर्चा दी गई है, जैसे संघ में महान्यायवादी था। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, अब है अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन एवं सृजन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आप बता सको तो बताना कि किन किन राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। ठीक है, कितने राज्यों में और कौन कौन से राज्यों में। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने
या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 185, जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 187, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक है। सदस्यों की निरताएं। अनुच्छेद 190, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191, सदस्यों की सदस्यता के लिए निरहर्ता। अनुच्छेद 192, सदस्यों की निरहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने, जो ये है ना, ये वाले, या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहर्त न होते हुए या निहर्त किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। अनुच्छेद 194, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195, सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196, विधेयकों के पुनर्स्थान और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। उंगली से करता हूं, थोड़ा ढक जाता है, इसीलिए गड़बड़ी हो जाती है। अनुच्छेद 197, धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 198, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200, विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 201 का मतलब है कि जो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है। अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण, यह राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 203, विधानमंडलों में प्राक्कलनों से संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 6, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208, प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209, राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211, विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 213, अध्याय 4, राज्य का अध्याय 4, राज्यपाल की विधायी शक्ति। विधानमंडल के विषयकांत में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्याय 4, अनुच्छेद 213। और आपको बताना है राष्ट्रपति की कौन सी थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आगे है अध्याय 5, राज्यों के उच्च न्यायालय। ठीक है। अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। अनुच्छेद 218, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221, न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 223, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224A, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225, विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
सुप्रीम कोर्ट की भी इतनी शक्ति थी रिट निकालने की, उसका आर्टिकल आपको बताना है, ठीक है। अनुच्छेद 226 ए, इसको निश्चित कर दिया गया, इसे हम नहीं पढ़ते हैं। अनुच्छेद 227, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228, कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण। अनुच्छेद 228 ए, इसको भी देखो यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 229 सॉरी, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230, उच्च न्यायालय के अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, अब देखते हैं भाग 6, अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 232, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 233, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का तथा उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 234, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236, निर्वाचन होना। अनुच्छेद 237, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। अब है भाग 7, और ये भाग 7 निर्देशित कर दिया गया है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। याद रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा किसमें है? भाग 8 में। इसको याद रखिएगा, भाग 1 और भाग 8 में कभी कंफ्यूज मत होना। एक बार भाग 1 और देख लेना आप, ठीक है ना। अनुच्छेद 239, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 ए, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 ए, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 ए बी, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, ये यूटी से संबंधित है। ठीक है, प्रावधान। अनुच्छेद 239 बी, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने की प्रशासकीय शक्ति। अनुच्छेद 240, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, पंचायत। ठीक है, भाग 9, अनुच्छेद 243, परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा। ठीक है, जो जो चीज मैं बताता चलूंगा यहाँ पर आपको याद रखना है। पहले तो यही याद रखना है कि पंचायत का जो आर्टिकल है कहाँ से स्टार्ट है, 243। ठीक है, 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी पंचायतों का गठन है, 243 सी पंचायतों की संरचना है। आपको बस गठन तक याद रखना है। ठीक है, आगे हम बताते चलेंगे। 243 डी, स्थानों का आरक्षण, ये वाले याद रखना है, इंपॉर्टेंट है पंचायतों में। ठीक है, लोकल बॉडीज में आरक्षण की प्रावधान किस आर्टिकल में? 243 डी। अनुच्छेद 243 ई, पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243 एफ, सदस्यता के लिए निहिरता है। अनुच्छेद 243 जी, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 एच, जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है थोड़ा सा, पंचायतों द्वारा कर अधिरूपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 आई, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 आई, वित्त आयोग का गठन। ठीक है, ये पंचायत के लिए है। अनुच्छेद 243 जे, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 के, पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 एल, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 एम, इस भाग का कटिबद्ध क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन, विद्यमान विधियों और पंचायतों को बना रहना। ये 243 एम जो है, इसका अर्थ ये है कि जो भाग 9 है वो कुछ क्षेत्रों में जो उसमें लिखे होंगे उन क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होगा, ये भाग पंचायत वाला। ठीक है, उसके बारे में। अनुच्छेद 243 ओ, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप। ठीक है, अब हमें आपको बताते चले कौन कौन से इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे इसमें। एक मिनट, देखिए, एक, हाँ,
पहला तो आपको याद रखना है कहाँ से स्टार्ट है ये आर्टिकल, 243 से। ठीक है, अनुच्छेद 243 से स्टार्ट है। 243 ए में ग्राम सभा है, ठीक है, और 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में की बात की गई है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। दूसरा आप यहाँ पर 243 आई, सॉरी 243 डी स्थानों का आरक्षण, ये याद रखना है। 243 आई ये वित्त आयोग का गठन के बारे में है, ये याद रखना है। और 243 के ये निर्वाचन से संबंधित है, यहाँ पर जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है उससे संबंधित है, ये याद रखना है। ठीक है, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, बस ये याद रखना कि कौन से आर्टिकल से कौन से नंबर के आर्टिकल तक पंचायत का चर्चा है, तो 243 ओ तक। ठीक है, अब देखते हैं भाग 9 ए नगर पालिकाएं। ठीक है, इसको भी याद रखना किस आर्टिकल से स्टार्ट है, 243 पी परिभाषा दी गई है, 243 क्यू नगर पालिकाओं के गठन के बारे में चर्चा है। ठीक है, अब देखते हैं 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना है, 243 एस वार्ड समितियां आदि का गठन एवं संरचना है, 243 टी, एक मिनट, हाँ 243 टी स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि और आदि। देखिए यहाँ पर जो आरक्षण की बात है ना, दो जगह दे रखी है, एक 243 डी में भी था और टी में भी है। तो याद रखिएगा ज्यादातर पंचायत के बारे में पूछता है, नगर पालिकाओं के बारे में इतना नहीं पूछता है, तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 सदस्यता के लिए निर्धारण, अनुच्छेद 243 डब्लू नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और यहाँ आपको यहाँ भी बताते चले कि जो पहला जो एक्ट आया था वो पहले पंचायत वाला आया था, तो उस एक्ट में जो प्रावधान थे जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, आरक्षण, तो सबसे पहले उसी में प्रावधान थे, तो इसी को याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 एक्स सॉरी नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, अनुच्छेद 243 वाई वित्त आयोग। ठीक है ना, वित्त आयोग वहां पर भी था, यहाँ पर भी। अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, अनुच्छेद 243 जेड ए नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, अनुच्छेद 243 जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 जेड एफ विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, अनुच्छेद 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद सॉरी भाग 9 बी सहकारी सोसाइटी। ठीक है, सहकारी सोसाइटियां देखते हैं। अनुच्छेद 243 जेड एच इसमें परिभाषा दी गई है, इसको ये याद रखना किस आर्टिकल से और किस आर्टिकल तक है। ठीक है ना, बस इतना याद रखना है इसमें, और कौन से भाग में है सहकारी सोसाइटियां। अनुच्छेद 243 जेड आई सहकारी सोसाइटियों का नियमन, अनुच्छेद 243 जेड जे बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि, अनुच्छेद 243 जेड के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, अनुच्छेद 243 जेड एल बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन या तथा अंतरिम प्रबंधन, अनुच्छेद 243 जेड एम सहकारी सोसाइटियों की लेखाओं की संपरीक्षा, अनुच्छेद 243 जेड एन साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना, अनुच्छेद 243 जेड ओ सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार, अनुच्छेद 243 जेड पी विवरणीय, अनुच्छेद 243 जेड क्यू अपराध और शास्तियां, अनुच्छेद 243 जेड आर बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना, अनुच्छेद 243 जेड एस संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड टी विद्यमान विधियों का जारी होना। आपको बस भाग 9 ए में यही याद रखना किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक सहकारी सोसाइटियों के बारे में चर्चा दी गई है। ठीक है ना, अब है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, इसमें दो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, और अनुच्छेद 244 ए
असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन करना। ठीक है ना, इतना है बस। अब है भाग 11, यह संघ और राज्यों के बीच संबंध। अगर कोई पूछा जाए कि संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित कौन सा भाग है, भाग 11। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें पहला अध्याय है। हमने आपको पहले बताया था जो भी भाग बड़ा होता है उसको हम अध्याय में बांट लेते हैं। ठीक है ना, और बाकी तो फिर आर्टिकल में बटे हुए ही हैं, और आर्टिकल भी ज्यादा बड़ा है तो उसको हम क्लॉज में, और फिर क्लॉज बड़ी होती है तो उसको हम सब क्लॉज में बांट लेते हैं। ठीक है, तो पहला अध्याय है विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 245 है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। ठीक है, अनुच्छेद 246 ए माल और सेवा कर के संबंध में विशिष्ट उपबंध। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसको मिली हुई? संघ को, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संघ को, ना कि केंद्र को। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि 3 सूचियां दी गई हैं। अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों में जो विषय हैं, जैसे संघ सूची में विषय है उस पर कानून कौन बनाएगा, ये यहीं पर उसी चीज की चर्चा है जो विधायी शक्तियां है ना, उसी से संबंधित है कि जो संघ सूची जो होती है उसमें जो विषय हैं उस पर कानून कौन बनाएगा, विधि कौन बनाएगा, वो संघ बनाएगा। राज्य सूची पर विधि कौन बनाएगा, और राज्य बनाएगा। और जो समवर्ती सूची है, ठीक है, उस पर राज्य और केंद्र दोनों विधि बना सकते हैं, लेकिन अगर एक जैसा विषय है तो केंद्र का जो विधि होगा वही उस पर लागू होगा। ठीक, और भी प्रावधान है वो हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो वो जो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके अतिरिक्त जो भी शक्तियां हैं, पावर हैं, वो किसके पास है? केंद्र के पास। ठीक है, अनुच्छेद 239 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। इसको हम सीधा सीधा आपको बता देते हैं कि राज्यसभा जो होती है वो अनुच्छेद 249 के तहत एक विधेयक पारित करती है, प्रस्ताव पारित करती है, जिसके तहत संसद जो पावर में होती है, केंद्र में सरकार, वो 1 साल के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अन्यथा विषम परिस्थितियों में ही, जैसे राष्ट्रपात के समय में ही और राष्ट्रपति शासन के समय में ही राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। देखो वही चर्चा हम कर रहे थे ना कि आपात की स्थिति हो या विषम परिस्थिति कोई भी हो तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। और दूसरा ये उपाय था 249, आर्टिकल 249, यदि राज्यसभा विधेयक पारित करती है तो। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अनुच्छेद 252 अनुच्छेद 249 के तहत ही है, तरह ही है। जैसे अनुच्छेद 249 में क्या था कि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करते हैं या अनुमति देते हैं, सहमति देते हैं संसद के लिए कि हमारे राज्य में जो जितने भी राज्य अनुमति दें कि विधि बनाए, ठीक है, उनके विषय पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बाद बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। ठीक है, 25 मिनट हो गई हैं, अब जल्दी जल्दी देखते हैं, अब 300 शायद हो जाए। अब देते हैं अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। देखो वो विधायी संबंध थे, अब ये प्रशासनिक संबंध। ठीक है, अब देते हैं अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 ए इसको निश्चित कर दिया गया तो इसे छोड़ते हैं। अनुच्छेद 258 दशाओं में राज्यों को
शक्ति प्रदान करने की संघ आदि की शक्ति। अनुच्छेद 258 ए, संघ को कर्तव्य सौंपने के राज्यों की शक्ति। ठीक है, ये यहाँ पर निश्चित लिख रहा है, और सॉरी, अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयां। जल संबंधी, अब देखते हैं जल संबंधी विवाद। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत ही रखा गया है इसको। देखो अनुच्छेद 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्यायाधिकरण राज्यों के बीच समन्वय। अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अब देखते हैं भाग 12। ठीक है, भाग 12 देख लेते हैं, ये भी संबंध से संबंधित है, लेकिन ये वित्त, संपत्ति, संविधान और बाद के बारे में इनमें चर्चा है। ठीक है, भाग 12 देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। बस अध्याय 1 वित्त या साधारण। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 264 निर्वाचन विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 265 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। अनुच्छेद 266 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 267 संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्घृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 268 ए संघ द्वारा उद्घृत किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर निश्चित। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्घृत और संग्रहित किए जाने किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक है, अनुच्छेद 269 ए अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्धरण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 उद्घृत कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण। ठीक है, हो जाएगा शायद 300 कर लेते हैं, 300 ही हो पाएगा, ये 300 तक ही है। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 सॉरी, कर जो संघ द्वारा उद्घृत और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, ये निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिनमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्वंजी सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 277 व्याप्ति। अनुच्छेद 278 कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची भाग ख के राज्यों को करार, ये निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। ठीक है, अनुच्छेद 279 ए माल और सेवा कर परिषद, ये जीएसटी काउंसिल की बात है यहाँ पर, जीएसटी परिषद, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, इसको भी याद रखिएगा, ये दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 279 ए और 280। ठीक है, एक में जीएसटी परिषद काउंसिल की चर्चा है और एक वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश। अनुच्छेद 282 संघ और राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालय द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय और विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के क्षेत्र संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। ठीक है, अनुच्छेद 290 ए कुछ देवस्थान निधियों को वार्षिक समुदाय। अनुच्छेद 251 शासकों की निजी थैली की राशि निश्चित, ये निश्चित कर दिया गया। ठीक है, एक बार ये देख लेता हूँ भाग, हाँ ठीक है, ज्यादा है ना, थोड़ा सा रह गया। अब देखते हैं अध्याय 2 उधार लेना, ये राज्य जो उधार लेते हैं और सरकार। अनुच्छेद 252 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। ठीक है, अब यहाँ पर ये भाग 3 है, देखो एक मिनट,
कहाँ गया, सॉरी। ये भाग 3 है, ये डार्क में नहीं हो पाया है, ठीक है। भाग 3, संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता और बाद, ठीक है। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं को उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं को उत्तराधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 296 राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रदूभूत संपत्ति। अनुच्छेद 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंडीय या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की संपत्ति स्रोतों का संगम में निहित होना, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविधान। अनुच्छेद 300 भारत बाद और कार्यवाहियां। अनुच्छेद 300 विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। इसको हम संपत्ति का अधिकार कह देते हैं। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। मतलब कि संवैधानिक अधिकार रह गया सिर्फ, पहले मूल अधिकार भी था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज 31 मिनट हो गए हैं वीडियो, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है ना। ये हम देख लेंगे और इसी प्रकार हम चलते रहेंगे, और आप भी इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पर इसी प्रकार की और वीडियोज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।